आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चे हमारे बीच आज की कक्षा में जुड़े हैं। हिस्ट्री की कक्षा जो लगातार चल रही है, उस क्रम में आज हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी ये एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम का जो किताब है, जिसमें पहला चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ, उसी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और मोटे तौर पे लगभग सभी राज्यों की जो सिलेबस है वो इसी के इर्द गिर्द है। तो पृथ्वी के अंदर क्या है, जिस पृथ्वी को हम देखते हैं और जिस पृथ्वी के बारे में अब तक हम लोग सुनते आए हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग इसके अंदर के संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा है पृथ्वी का, उसमें उसके आंतरिक संरचना को भी दिखाया गया है। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यह सब जानते हैं। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि पृथ्वी के इंटरनल हिस्से में, आंतरिक भाग में क्या है। बच्चों, आप सबने अपने घर में किचन में प्याज जरूर देखा होगा और प्याज के बनावट से आप लोग जो है परिचित होंगे। प्याज में क्या होता है कि प्याज में क्या होता है, कई परतें होती है। आप एक परत हटाते चलते हैं, जैसे जैसे आप परतों को हटाते हैं, परत दर परत वो हटता जाता है और अंत में मिलता कुछ नहीं है। मतलब ये कि उसमें ढेर सारे परत होते हैं। पृथ्वी के ऊपर एक संकेंद्री परत से बनी हुई है प्याज की तरह। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत जिस पे हम लोग रहते हैं और जिस परत को हम लोग देख पाते हैं, वो परत है परपटी या भूपरपटी। यह सबसे पतला परत होता है और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है।
तो ध्यान रखने वाली बात यहां ये है कि सैल मतलब चट्टान होता है। सैल संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ भी होता है चट्टान। चट्टान का मतलब अंग्रेजी में आप स्टोन जिसे कहते हैं, स्टोन में आप स्टोन जिसे, कुल मिलाकर के यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी थोड़ी सी तकनीकी बाधा उत्पन्न हुई थी और शायद आप मेरी आवाज सुन नहीं पाए थे, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे, मैंने अभी बात की है जस्ट पहले कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको समझाने के लिए यहां एक डायग्राम बनाया गया है। ये बाहरी सतह है जिसमें आप देख पा रहे विभिन्न महाद्वीप और महासागरों को, और ये जो संरचना है ये आंतरिक संरचना है जिसके बीच में क्रोड है, सबसे भीतरी हिस्सा जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है, और ये वही क्रोड है जिसमें निकेल और फेरस की मात्रा पाई जाती है, और इसलिए इसे हम कभी कभी नीफे भी कहते हैं। सबसे ऊपरी सतह जिसे भूपर पट्टी कहा जाता है, उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 35 किलोमीटर है महाद्वीपीय स्थिति में, और सागर में देखें तो उसकी चौड़ाई जो है वो 5 किलोमीटर। इसे सियाल भी कहा जाता है, यानी सिलिका और एल्यूमिना से बने होने के कारण इसे सियाल भी कहा जाता है। जब हम बीच वाले हिस्से की बात करेंगे, मेंटल की बात करेंगे, तो मेंटल की चौड़ाई सबसे अधिक है 2900 किलोमीटर, और इसमें जो है वो मूलतः जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बीच वाला जिसे सीमा कहते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा यहाँ होती है, और सबसे अंदर जो क्रोड है उसमें निकेल और फेरस की मात्रा पाई जाती। अब इसी चैप्टर का जो अगला खंड है वो है शैल अथवा खनिज। शैल मतलब चट्टान, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी। पृथ्वी की भूपर पट्टी की अनेक प्रकार की शैल से जो है बनी हुई है। पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो अनेक प्रकार के चट्टानों से बनी हुई है। अनेक प्रकार के चट्टान, अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, और आपको बता दें कि चट्टानें और मिट्टी भी खनिज ही हैं। खनिज पदार्थों के रूप में किसी ना किसी प्राकृतिक पिंड को जो है हम शैल कहते हैं। शैल अलग अलग रंग के होते हैं। जहां भी चर्चा शैल की हो रही है, समझ लीजिए हम चट्टान की चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग रंग, अलग अलग आकार। मुख्य रूप से शैल या चट्टानें 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, अंग्रेजी में इसे इग्नियस कहते हैं, और उसके बाद अवसादी शैल यानी सेंडिमेंट्री स्टोन्स, और फिर कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक। हम तीनों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये शब्द जो हैं वो लैटिन भाषा के शब्द हैं। इग्नियस लैटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। तो इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान। सेंडिमेंट्री भी लैटिन शब्द है। लैटिन मतलब दक्षिण अमेरिका की जो भाषा है, दक्षिण अमेरिकी जो देश है वहाँ जो भाषाएं बोली जाती है, लैटिन उसी जगह की भाषा को इंगित करता है, बताता है। दक्षिण अमेरिकी भाषा है। सेंडिमेंट्री जो है सेंडिमेंटम शब्द से बना है। सेंडिमेंटम का अर्थ होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है, यह ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फिक। ध्यान देंगे, मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। रूप में परिवर्तन। आप कुछ हैं और आप कुछ हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। यहाँ कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई है, मैं अभी जस्ट लौटता हूं आप लोगों के बीच। जी सर।
तो आप सभी मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ बहुत ही स्पष्ट ढंग से आप तक पहुंच रही होगी। जी चूंकि सर। मैंने अपने आप को हाँ स्ट्रीम में जोड़ा नहीं था, इसलिए अभी मैं स्ट्रीम में अपने आप को जोड़ लिया हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये फिर से एक बार आ गए हम लोग। यहाँ हम बात कर रहे थे इग्नियस, सेंडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक की। तो ये खनिज या और सेल, चट्टाने और खनिज की बात हो रही है। तो मुख्य रूप से चट्टाने 3 प्रकार की होती है जिसपे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, हम बात यह कर रहे थे कि पृथ्वी की अलग अलग परतें हैं, तो अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार की खनिजें भी पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की खनिज, अलग अलग प्रकार के खनिज से बने हुए अलग अलग संरचना है, तो अलग अलग सेल भी होंगे, अलग अलग चट्टाने भी होंगे। तो जो पिघली हुई अवस्था में चट्टाने हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? मैग्मा। जो पिघली हुई चट्टाने हैं, वे जब ज्वालामुखी विस्फोट के बाद या पृथ्वी में कहीं दरार हो जाने के कारण जो बाहर निकल जाते हैं, विभिन्न स्वरूप होते हैं, विभिन्न माध्यमों से जब वो ठंडा होकर के ठोस बनता है, तो इस प्रकार जो चट्टाने बनती है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के जब सेल बनता है आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान को भी 2 भागों में हम बांटते हैं, एक अंतर्भेदी शैल और दूसरा बहिर्भेदी शैल। अभी हमने ज्वालामुखी की बात की थी, देखिए यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का युग है। टेलीविज़न पर तो आप देखते ही हैं, साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से भी आप लावा निकलते हुए देख सकते हैं। आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल में या यूट्यूब पर वोल्केनो एरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट, तो आपको ढेर सारे वीडियोज़ और फोटोज़ आपको मिल जाएंगे। तो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पिघली हुई चट्टाने हैं, वो लाल और पीले रंग की, वो जो नदी की तरफ बाहर निकलते हुए, पहाड़ को तोड़ करके उसके मुख से बाहर निकलते हुए, उस लावा को देख करके आप महसूस करेंगे कि ये सभी किस प्रकार धरती के नीचे से बाहर आ रहे होंगे। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, और जब बाहरी वातावरण से यह ठंडा होता है, तेजी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। और धरती के ऊपरी हिस्से पर इस प्रकार के मैग्मा के ठंडा होने के बाद जो चट्टाने बनती है, वो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहलाती है। मतलब बाहर आकर के जो जम गया, धरती की ऊपरी सतह पे जो आके जम गया, ऊंची ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी के तरह जो जम गया है, वे सभी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने कहलाती है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट चट्टान। आप लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस आदिवासी समाज से आप लोग बिलोंग करते हैं, निश्चित रूप से आप सभी बच्चे इन चट्टानों से वाकिफ़ हैं, क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है, सिंहभूम के आसपास का जो क्षेत्र है, वो भी पठारी क्षेत्र ही है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में दक्कन का पठार है, वहाँ बेसाल्ट चट्टाने हैं। तो ये मैग्मा जब भूपरपट्टी के ऊपर आकर के जमता है, तो उसे हम बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, और जब कभी ये दरारों में ही जम जाता है, भीतर ही कहीं जम जाता है, अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार के बने चट्टाने जो हैं वो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने कहलाती। अंतर्भेदी मतलब अंदर में ही वो रह गया, इंटरनल हिस्से में ही वो जम गया ठंडा जी होकर। सर। तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, ये चूंकि धीरे धीरे ठंडा होते हैं, इसलिए इनके दाने बड़े बड़े होते हैं। इसलिए इन चट्टानों के उदाहरण के रूप में आप देखेंगे ग्रेनाइट। आपने ग्रेनाइट पत्थर देखा होगा, इसका उदाहरण है। इसके बाद लेई अथवा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है, वे चट्टानों ग्रेनाइट के बने होते हैं। घर बनाने के लिए जो गिट्टी वगैरह आप देखते होंगे, ब्लैक कलर का ब्लैक स्टोन, वो सब ग्रेनाइट का ही उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। जी चट्टाने पहाड़ी क्षेत्रों से या पहाड़ के ऊपरी हिस्से से लुढ़क करके, चटक करके या एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे महीन टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इन छोटे कणों को हम अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। अभी हमने बताया था सेंडिमेंट्री के बारे में। ये अवसाद जो है,
हवा, जल और विभिन्न जो जैविक घटक हैं उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं और जमा कर दिए जाते हैं। अब देखिए, नदी के द्वारा जब नदी पहाड़ से नीचे आती है तो अपने साथ चट्टानों को तोड़ती फोड़ती हुए नीचे आती है और अवसादों को लेकर के कहीं एक जगह जमा कर देती है। ये जो चट्टाने हैं वो अवसाद दबकर और कठोर होकर सेल की परतें बन जाती। अब एक परत पर दूसरा परत, दूसरे परत पर तीसरा परत, ये परत दर परत जमता चला जाता है और इसीलिए अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये जो अवसाद जमा होता है नदी के द्वारा या हवा के द्वारा एक जगह पे और वो जो पत्थर का रूप ले लेता है उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कि अवसादी चट्टानों में जीव का अंश भी पाया जाता है, क्योंकि एक परत पर दूसरा परत जब जमता है उस बीच में कई सारे पेड़ पौधों की पत्तियां जम जाती है। कई जीव जंतु जो मरते हैं उनके अवशेष उसमें दब जाते हैं। कई सूक्ष्म जीव और जीवाणु भी इन सैलों के अंदर दब जाते हैं और इसलिए इसमें जब दब जाते हैं तो जब ये सेल के बीच दब जाते हैं पौधे, जानवरों के अंश या अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं, कुल मिलाकर के जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, सॉरी, ये जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं वो सब उसके अंदर जम जाता है और इसी में ताप और दाब के कारण, उच्च ताप और दाब के कारण इन्हीं चट्टानों के भीतर आपको कोयला का निर्माण होता है। इन्हीं चट्टानों के भीतर पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ठीक है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि चट्टानों का परिचय चल रहा है तो हम आपको बता दें कि दो चट्टान के बारे में अभी हम लोग जान चुके हैं, एक आग्नेय चट्टान और दूसरा अवसादी चट्टान। आग्नेय और अवसादी चट्टानों से ही रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बनती हैं, क्योंकि इन दोनों चट्टान पे बाहरी ताप और दाब के कारण ये अपना रूप बदल देती है। अब जैसे उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में बदल जाता है। चूना पत्थर जो है वो दबाव और ताप दाब के कारण लंबे समय तक उन सब चीज़ों को सहने के बाद वो संगमरमर में बदल जाता है। पूछा भी जाता है कि चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है, तो उत्तर होता है संगमरमर। ठीक है, अब सर यहाँ है, हाँ बताओ, पूछो। संगमरमर था जो ताजमहल बनाया वही संगमरमर पत्थर है। हाँ, वही संगमरमर पत्थर है जो कि राजस्थान के मकराना की खान से लाई गई थी। तो आपको बता दें कि संगमरमर जो है वो अपने आप नहीं बनता है, बल्कि वो चूना पत्थर के लंबे समय तक चूना पत्थर पर ताप और दाब के कारण वो रूप बदलता है, तब जाके संगमरमर बनता है। ठीक है जी। हाँ, तो सैलें जो हैं, जो चट्टाने हैं, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब बताइए कि चट्टान हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह के पत्थरों का प्रयोग करते हैं और हमारे जीवन को, पत्थर जो है हमारे जीवन को आसान कैसे बनाता है। आप में से कोई आदमी बता सकते हैं पत्थर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पत्थर का प्रयोग जैसे घर बनाने में, पुल सब बनाने में होता है, प्रयोग होता है। हम्म तो सड़क, बहुत अच्छा, सड़क बनाने में होता है। आप घर बनाते हैं उसमें भी चट्टान का प्रयोग होता है। जो आप गिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, जो आप रेत का प्रयोग कर रहे हैं, जो सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, मोटे तौर पे जो उसके मुख्य कंपोनेंट हैं वो सभी तो चट्टान से ही बनता है। चाहे हम सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट चूना पत्थर से बनता है। अच्छा, जो ग्रेनाइट से है, जो गिट्टी जो देखते हैं वो पत्थर ही है, सीधे तौर पे पत्थर है। बालू जो है, रेत जो है, वो भी अवसादी चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। तो घर बनाने में, सड़क बनाने में, इमारत इत्यादि बनाने में पत्थर का प्रयोग होता है। आपके घर में जो मसाला वगैरह पीसने के लिए पुराने समय, अब तो मिक्सर ग्राइंडर आ गया है, लेकिन पहले जो है वो पत्थर का ही इस्तेमाल होता था। जो सिलबट्टा होता था जिसपे मसाला पीसते थे लोग। जो चक्की होता था आटा वगैरह पीसने के लिए, वो भी हाथ से जो उसको चलाया जाता था, उसमें पत्थर का प्रयोग होता था। और बचपन में आप लोग भी पत्थर के कुछ चीज़ों को लेकर के खेला करते होंगे, है ना। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के फिर बॉल से उसको तोड़ना और फिर बाकी सहपाठियों के द्वारा जो टीम होता है उसको फिर जोड़ने का काम करता है, जिसे पिट्ठू या और भी कई तरह के नाम से आप जानते हैं।
आप लोग खेलते होंगे अभी भी खेलते होंगे। तो उसमें जो है कुछ बच्चियां जो है गिट्टी वगैरह को हाथ में लेकर के फिर उसे ऊपर उठा करके वो उसे फिर पूरा फिर से हाथ में कैच लेती है, फिर उसको अलग अलग पैटर्न बनाना, ये सब पत्थर ही तो है। तो इस तरह के भी कई प्रयोग आप लोगों ने बचपन में किए होंगे जो बहुत छोटे रहे होंगे। अभी तो आप 7वीं कक्षा में आ गए हैं, आपके खेल के स्वरूप में परिवर्तन आया होगा, लेकिन अभी भी पत्थर का कहीं ना कहीं आप लोग प्रयोग करते होंगे। अपने दादा दादी, माता पिता और पड़ोसियों के से भी पूछ करके आप पता कीजिए कि पत्थर इत्यादि से किस किस तरह के खेल वो लोग खेला करते थे। खैर, अभी हम यहाँ आ गए हैं जिसमें एक चित्र है जो आप लोग पहचान पा रहे होंगे निश्चित रूप से। इस चित्र को भला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसको नहीं पहचानता होगा। ये लाल किला है जो दिल्ली में अवस्थित है, और लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। आपको बता दें कि ये दिल्ली में है, और प्रत्येक 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी इसी के प्राचीर पर खड़े होकर के झंडा तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं। तो ये जो लाल रंग का दिख रहे हैं, तो इस पे कोई पेंट नहीं चढ़ाया गया, बल्कि ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसीलिए लाल रंग का है। ठीक है। इसी तरह की कई इमारतें आपको आगरा के किला में भी देखने को मिलेगा। आगरा किला का भी जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थर से है। उसके बाद आप एक और चित्र देख रहे हैं। इस चित्र से आप सब वाकिफ हैं, अभी आपने चर्चा भी किया था। क्या है ये? ताजमहल। तो आगरा में स्थित यह ताजमहल है जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है, और दुनिया के 7 आश्चर्यों में भी इसकी गिनती होती है। तो बच्चों आज के, हाँ बताओ। पेंटिंग नहीं हुआ थी इसका? नहीं, इसकी पेंटिंग नहीं होती, क्योंकि ये संगमरमर का बना है और सफेद संगमरमर का बना हुआ है, इसलिए इसकी सिर्फ साफ सफाई होती है। इस पे कोई पेंट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप में से कोई बच्चा है जो आगरा में जाकर के ताजमहल को देखा है? नहीं सर, नहीं। आप अब जरूर देखिएगा। यहाँ पर एक जो सेल का चक्र है ये दिखाया गया बहुत अच्छे ढंग से। इसको जरा सा हम थोड़ा बड़ा करके आप लोग को दिखा देते हैं। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ये दिखा? जी सर, दिख रहा है। हाँ, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पे हम बात करेंगे इस हिस्से की, तो ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है पहले, और इससे मैग्मा बाहर निकला और वे जम करके आग्नेय चट्टानें बनी। अब यही चट्टान टूट फूट करके अब सादी चट्टान बना, इस प्रकार से इस स्वरूप में आ गया फिर, और फिर ये रूप अपना बदला, तो फिर ये कायांतरित चट्टान बन गया। ठीक है। तो ये शैल चक्र, जीवन में जितनी भी चीजें हम देखते हैं सबका अपना एक चक्र है, अपना एक साइकिल है, उसी साइकिल के हिसाब से लोग चलते हैं। साइकिल मतलब जिस साइकिल पे आप लोग चलते हैं वो 2 पहिया वाला साइकिल नहीं। साइकिल का हिंदी अर्थ होता है चक्र। जैसे जल चक्र है, जैसे जल चक्र आप लोग बनाते होंगे या जल चक्र के बारे में आपने सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जल चक्र जो है वाटर साइकिल, उसमें क्या होता है? वाटर साइकिल में हम देखते हैं कि बारिश होता है पहले, फिर बारिश का पानी धरती पे जमा होता है, और फिर वो बारिश का पानी धरती पे जमा होने के बाद फिर वो उस वाष्पीकरण होता है सूरज की रोशनी में, और वाष्पीकरण के बाद जो है वो फिर से बादल बनता है, और फिर बारिश होता है, और ये चक्र चलता रहता है ना। जी सर। इसी तरह से जो है हमारा जीवन भी है कि हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, और फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, होता है ना। तो इस तरह से सब चीज़ का लाइफ साइकिल है, सबका लाइफ साइकिल है। जैसे हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल, उसी तरह से हम यहाँ पे देख पाते हैं कि इसका भी अपना एक लाइफ साइकिल है। किसका? चट्टानों का। ठीक है। तो आप लोग को हम जल चक्र दिखा देते हैं। जल चक्र जो है वो कैसा होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको आप लोग के स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग अभी छोटी कक्षा में हैं, 7वीं कक्षा में हैं, तो यहाँ पे आपको जो है समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जो बात मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि वो आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये जल चक्र है, दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है।
हाँ, इसको कहते हैं वाटर साइकिल, जिसमें आप देख रहे हैं कि बादल से वो बारिश यानी प्रिसिपिटेशन यानी पानी गिर रहा है नीचे, और फिर यहाँ पे तालाब में, समुद्र में, नदियों में पानी है, फिर ये इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होकर के फिर वो बारिश, वो बादल बनता है, और फिर वो बादल जो है संघनित होकर के यानी उसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, और फिर वो बारिश कराता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाता है? जल चक्र यानी वाटर साइकिल। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लोग फिर से लौटते हैं अपने मुख्य विषय वस्तु पे, जहाँ पे बात कर रहे थे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होती है, जिसको मैंने चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाया है। और यही जो परिवर्तन होता है वो उसका चक्र है। जैसे आप बचपन में जैसा आपके शरीर का आकार था वो अभी नहीं है, अभी जैसे आकार आकृति है, थोड़े से बड़े होने के बाद उसमें परिवर्तन होगा, फिर बूढ़े होंगे तो आप में क्षमता में परिवर्तन होगा, आप उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे, तो ये पूरा चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार से चट्टानें भी एक रूप में लंबे समय तक नहीं रहती है, ताप और दाब के कारण चट्टानों के रूप में भी परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, तो जो अब हम खनिज के बारे में चर्चा कर ले थोड़ी सी। तो खनिज जो है वो चट्टानों के भीतर ही पाया जाता है। खनिज कोई अलग से कोई तत्व है ऐसा नहीं है, वो चट्टानों के भीतर ही पाया जाता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि चट्टानें भी जो हैं वो विभिन्न खनिज से ही बनी होती है। तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, और जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अब आप जितना भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, सभी चीज़ें जो है वो खनिज का ही उदाहरण है। ठीक है, खनिज क्या है? खनिज संस्कृत शब्द है, मतलब जिसका जन्म खोद करके, जमीन के को खोद करके जिसका जन्म हो, खनिज। खनन करके जिसका जन्म हो, खनिज। ठीक है, तो जमीन के अंदर खोद करके हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? हम पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करते हैं, कोयला प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सभी चीज़ें क्या है? खनिज के अंतर्गत ही आती। जब आप लोग 10वीं कक्षा में चले जाएंगे, वहाँ हम आपको संसाधन नाम का चैप्टर पढ़ाएंगे। संसाधन नाम के चैप्टर में आप देखेंगे कि वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में भी जो है हम लोग उसी प्राकृतिक संसाधन के कड़ी में हम लोग खनिज के बारे में पढ़ेंगे, खनिज संसाधन के बारे में। खनिज में भी लौह खनिज है, अलौह खनिज है। लौह मतलब जिसमें लोहे का गुण पाया जाता है, अलौह जिसमें लोहे का गुण नहीं पाया जाता है। तो उसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज की कक्षा के आधार पे कुछ प्रश्न बन रहे हैं, जिस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न आप लोग बना के रखिएगा। ये पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं, उसके बाद सेल क्या है? सेल मतलब चट्टान क्या है? 3 प्रकार के सेल के नाम लिखिए। बहिर्भेदी और अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेलों के क्या उपयोग हैं, मतलब चट्टानों के क्या उपयोग हैं? अभी चर्चा हुई है इन सब चीज़ों पे। सेल चक्र जब आप लिखेंगे तो इसका अगर आप चाहें तो फिगर भी बना सकते हैं, जो आपकी किताब में दिया हुआ है। अगर आपके पास किताब जो है नहीं है तो इसका PDF भी मैंने ग्रुप में भेज दिया है, वो आप देख लेंगे। इसके बाद रूपांतरित या कायांतरित चट्टान क्या है? तो मोटे तौर पे ये कुल 7 प्रश्न हैं देखने में, लेकिन सभी आसान प्रश्न हैं। इसके अलावा टिक आउट करने वाले भी कुछ प्रश्न हैं, मिलान करने वाले प्रश्न हैं। अगर बन सके तो आगे बनाइएगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो प्रारंभ में जो 5-6 प्रश्न हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा आपस में भी आप लोग ग्रुप में कीजिए और बनाइएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो इससे आगे की बात होगी। तब तक के लिए आप लोग खूब मन से पढ़िए और कल के क्लास की तैयारी कीजिए। थैंक यू सर।